ठीक है, ठीक मैंने है। रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। आई होप इट इज रिकॉर्डिंग, पहली बार कर रही हूँ मैं। ठीक है, कर दिया मैंने ईशान, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। ठीक है, ओके, नाउ म्यूटिंग यू ऑल। Okay, class. So we have to start from. I think we have done till. I think we have to start from cutting today, and after completing this propagation, vegetative propagation, I will give you a quick recap of the introduction of the chapter because वो ही portion connected है आपकी sexual reproduction से। तो मैं आपको उसका recap दूंगी दोबारा से। एक बार ये देख लेते हैं पहले। ये पूरा recap दे दूं, क्या चाहते हो? एक बार मुझे बताओ, क्लियर करो। शुरू से करना है सारा पूरा दोबारा से करना है या एक यहीं से स्टार्ट कर दूं, कटिंग से स्टार्ट कर दूं? क्या चाहते हो? स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दूंगा। स्टार्टिंग से समझा दो एक बार। स्टार्टिंग से, क्योंकि गैप आ गया ना, क्योंकि गैप आ गया काफी। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्टिंग से करते हैं। ठीक है, ओके क्लास। तो हम स्टार्ट करते हैं, अपने इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करते हैं आज। रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ आवर ओन काइंड, अपने जैसे और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना। अब हम वर्ड यूज करेंगे ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या है? जो भी न्यू जनरेशन है हम उसको ऑफस्प्रिंग बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है और इट इज ओनली पॉसिबल वंस an organism becomes an adult, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। once the organism becomes an adult, only then this process is possible. ठीक है, अब रिप्रोडक्शन के क्यों जरूरी है? रिप्रोडक्शन जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो नहीं आ पाएगी, एंड अ टाइम विल कम दैट योर स्पीशीज विल बिकम एक्सटिंक्ट। कोई भी एक ऑर्गेनिज्म हो, मे बी एक कोई बैक्टीरिया, आप जस्ट इमेजिन एक बैक्टीरिया ले लो, इट हैज स्टॉप रिप्रोड्यूसिंग। ठीक है, अब लास्ट एक मेल और फीमेल बैक्टीरिया बचा है पूरी अर्थ पे, एंड इट इज नॉट बीइंग रिप्रोड्यूसिंग, रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है, राइट? एंड दैट मेल हैज डाइड एंड दैट फीमेल हैज डाइड। दैट मीन्स अब उस जनरेशन का, उस स्पीशी का बैक्टीरिया अर्थ पे नहीं आ सकता है, राइट? दैट मीन्स वो जो स्पीशी था दैट हैज नाउ बिकम एक्सटिंक्ट, राइट? इसीलिए रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू रहना चाहिए, इट शुड बी देयर, जिससे कि नई जनरेशन आ सके। दूसरी चीज, बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन जो हेरिडिटरी मटेरियल होता है, दैट मीन जो डीएनए पे होता है, डीएनए के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, ट्रेट्स होते हैं, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि देयर इज फ्यूजन ऑफ सेल्स, सेल्स का फ्यूजन होता है। उसी सेल के फ्यूजन से क्या होता है, जो नया जनरेशन का जो सेल होता है उसके अंदर अपने पेरेंट्स के, फादर और मदर दोनों के क्या होते हैं, ट्रेट्स होते हैं। ट्रेट्स मतलब कैरेक्टर्स, ठीक है? तो वो इससे रिजेंबल करता है, राइट? इट इज नॉट आइडेंटिकल, रिजेंबल करता है। पर कुछ सिचुएशन में आइडेंटिकल भी होता है। वो दो टाइप की रिप्रोडक्शन होती है, मैं अभी आपको बताऊंगी। दूसरी चीज जो हमारी रिप्रोडक्शन में होती है, सबसे पहली जो चीज होती है, आपकी डीएनए कॉपिंग शुरू होती है। जब भी एक सेल डिवाइड होने के लिए होता है, जब भी एक सेल डिवाइड होना शुरू करता है, उससे पहले वो डीएनए कॉपी करना शुरू कर देता है, राइट? डीएनए कॉपी करना मतलब ये डीएनए है, अब सेल ने डिवाइड करना शुरू किया है, तो वो क्या करेगा, इट विल स्टार्ट मेकिंग कॉपीज ऑफ इट्स डीएनए, राइट? कॉपी बनाएगा डीएनए की, फिर ये एक कॉपी एक सेल के अंदर चली जाएगी, ये कॉपी दूसरे सेल के अंदर चली जाएगी। दैट मीन जब भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो जो सेल है वो जब अपना डिवीजन शुरू करेगा, तो वो सबसे पहली चीज डीएनए की कॉपी बनाएगा। और डीएनए की कॉपी आप देख रहे हैं, इट इज नॉट सिमिलर। जो दो कॉपी बनी है वो इस डीएनए से बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि आप देख सकते हैं ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, इसको डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे ये नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, इनको हम ये सारे चार होते हैं, एडेनिन, थायमिन, उसकी डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, आपका 11th का टॉपिक है। तो ये सारे बेसेस होते हैं, इनका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। अब इसका एक स्ट्रैंड अलग हो गया है, दिस ब्लू स्ट्रैंड, इसका दूसरा स्ट्रैंड अलग हो गया है, पर जो दूसरा इनका स्ट्रैंड बन रहा है वो बिल्कुल अलग बन रहा है। आप देख रहे हैं ये इससे बिल्कुल अलग है, तो ये क्या हो रहा है, ये डीएनए की कॉपी हो रही है, राइट?
अभी जो डीएनए की कॉपी है, इट इज नॉट अ वेरी श्योर शॉर्ट प्रोसेस, राइट। कॉपी हो रही है और हम ये भी कह रहे हैं कि जो डीएनए बना है नया वो पेरेंट से बिल्कुल अलग है, राइट। तभी हम अपने पेरेंट्स के बिल्कुल रिजेंबल नहीं करते हैं, राइट। हम लोग जो बॉयज हैं वो अपने फादर के जैसे नहीं लगते हैं, या जो फीमेल्स हैं वो अपनी मदर के जैसे नहीं लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो डीएनए कॉपी हुआ है वो अलग कॉपी होता है, तो हमारे अंदर अलग, हमारी शक्ल अलग होती है उनसे, हमारे ट्रेट्स उनसे अलग होते हैं, राइट। अब इस डीएनए के अंदर होता क्या है? जस्ट इमेजिन एक सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक क्रोमैटिन मटेरियल होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जब तक वो डिवीजन नहीं कर रहा है तो वो क्रोमैटिन मटेरियल की फॉर्म में डीएनए रहता है, बिल्कुल क्लस्टर फॉर्म में, ठीक है। पर जैसे ही सेल डिवाइड होने के लिए तैयार होता है तो वो जो क्रोमोसोम मटेरियल होता है, क्रोमैटिन मटेरियल होता है, इंटैंगल्ड मास के फॉर्म में होता है, एक उलझा हुआ सा कुछ होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो ही एकदम प्रॉपर फॉर्म में क्रोमोसोम बन जाते हैं उसके, राइट। वो क्रोमोसोम बन जाते हैं जब सेल डिवीजन होता है, और जब क्रोमोसोम बन जाते हैं तो वो जो क्रोमोसोम है वो ऐसे होते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमोसोम। अब एक क्रोमोसोम के अंदर अगर आप खोलोगे, इट्स लाइक अ वेरी लॉन्ग स्ट्रैंड, एंड दिस स्ट्रैंड इज डीएनए, ठीक है। ये जो स्ट्रैंड है इसको डीएनए कहते हैं। दैट मीन्स डीएनए जब सेल डिवाइड नहीं हुआ था तो वो क्रोमैटिन मटेरियल की फॉर्म में था, इंटैंगल्ड मास के अंदर था, उसमें भी डीएनए था। पर जब वो वही क्रोमैटिन मटेरियल जब डिवाइड हुआ तो वो क्रोमोसोम बन गया, और डीएनए अब किसके अंदर आ गया? इस क्रोमोसोम के अंदर आ गया। अब ये जो डीएनए है, इसके जो फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए कहते हैं, या कुछ पोर्शंस कह लो, जैसे कि ये पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये एक ये एक फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए है। सपोज कि ये एक फ्रैगमेंट है, एक पोर्शन है डीएनए का, तो दिस विल बी कॉल्ड एज जीन, इसको हम जीन कहेंगे, ठीक है। पूरा स्ट्रक्चर क्या है? इट इज द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, पूरा जो स्ट्रक्चर है, और उसमें कुछ पोर्शन जो डीएनए फ्रेगमेंट का होगा उसको हम जीन कहेंगे। अब हर कैरेक्टर का एक जीन होता है। कैरेक्टर का मतलब क्या है कि वही स्किन कलर, आईज का कलर, हाइट कितनी होगी, तो ये सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर होती है, इसलिए हम इसको हेरिडिटरी मटेरियल कहते हैं। और हर इंफॉर्मेशन का एक पर्टिकुलर जीन होता है, राइट। अब जब सेल डिवाइड होता है या रिप्रोड्यूस करता है, कौन सा जीन ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफर होता है, उसी पे डिपेंड करता है कि हमें हमारे पेरेंट्स के कौन कौन से कैरेक्टर मिलेंगे, राइट। कौन सा जीन ट्रांसफर हुआ है, कौन सा जीन ट्रांसफर हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। अब आईज आईज के कलर वाला जीन, जो फादर की आईज के कलर का जीन था वही ट्रांसफर हो गया है आपके अंदर, तो आपकी आंखें आपके फादर की जैसी होंगी, राइट। आपकी मदर की हाइट वाला जीन आपको ट्रांसफर हो गया तो आपकी हाइट आपकी मदर के जैसी होगी। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं, या कैरेक्टर्स या ट्रेट्स हम कह सकते हैं, वो इस डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और कुछ पोर्शन जो फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए है, हर एक कैरेक्टर का एक जीन होता है, और जीन ट्रांसफर होते हैं, पूरा का पूरा डीएनए नहीं ट्रांसफर होता है, सर्टेन जीन्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड, राइट। तभी हम पूरे रिजेंबल नहीं करते हैं अपने पेरेंट्स को। आइडेंटिकल ट्विंस होना, दैट इज अ डिफरेंट सिचुएशन, दैट इज एन एक्सेप्शन, ठीक है, वो बहुत रेयर केस होता है। तो अभी हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम वी आर नॉट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ आवर पेरेंट, दैट मीन्स हम अपने पेरेंट्स को रिजेंबल करते हैं, वी आर सिमिलर टू आवर पेरेंट्स बट वी आर नॉट आइडेंटिकल टू आवर पेरेंट्स। दोनों शब्दों में अंतर होता है, राइट। हम आइडेंटिकल नहीं है, वी आर सिमिलर टू आवर पेरेंट्स। और क्यों सिमिलर है? क्योंकि हमारा जो एक फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए जो हमें आया होगा वो हमारे पेरेंट्स से ही आया होगा। यू कैन सी, ये जो डिवाइड हुआ है एक फ्रेगमेंट पेरेंट से ही आएगा जब हम रिप्रोड्यूस करते हैं, जो ऑफस्प्रिंग के पास आता है, ठीक है। एक ये बात इसमें है इंपॉर्टेंट जो आपको जाननी है। दूसरी बात, जब भी डीएनए कॉपिंग का प्रोसेस होता है तो इट इज नॉट अ श्योर शॉर्ट प्रोसेस, इट इज नॉट अ श्योर शॉर्ट प्रोसेस, ठीक है। श्योर शॉर्ट प्रोसेस इसलिए नहीं कह रहे हम क्योंकि जो डीएनए है उसके अंदर हमेशा कोई ना कोई वेरिएशंस आ जाते हैं। वेरिएशन मींस किसी भी तरह का कोई चेंजेस आ जाते हैं, म्यूटेशन आ जाती है, कोई भी चेंजेस आ जाते हैं। तो ये वेरिएशंस कई बार हार्मफुल भी हो सकते हैं, कई बार हमारे लिए यूजफुल भी हो सकते हैं। यूजफुल के लिए आपका एग्जांपल है बैक्टीरिया का, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, दैट इमेजिन करो एक बैक्टीरिया है, उसकी एक स्पीशीज जो है वो टेम्परेट रीजन में रहती है। टेम्परेट रीजन मतलब नाइदर टू हॉट नाइदर टू कोल्ड, बहुत ठंडा नहीं है बहुत गर्म नहीं है, एक ऐसे रीजन में बैक्टीरिया रह रहा है, राइट। सडनली टेम्परेचर में चेंज आया, ग्लोबल वार्मिंग आ गई है, टेम्परेचर बहुत राइज अप कर गया है, तो क्या हो गया
कि ये जो बैक्टीरिया था जो टेम्परेट रीजन में रहता था वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको आदत ही नहीं है इतने हाई टेम्परेचर्स की। पर वी हैव अ न्यू वेराइटी, हमारे पास एक और वेराइटी है ऑलरेडी अर्थ पे जो कि इन हॉट स्प्रिंग्स में सर्वाइव कर सकती है, जिसके पास ऑलरेडी ये कैपेबिलिटी है कि वो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकती है। तो उस केस में क्या होगा, वो जो बैक्टीरिया है वो सर्वाइव कर जाएगा, पर ये वाला जो बैक्टीरिया था जो सिर्फ टेम्परेट वाटर्स के लिए ही बना था, दैट विल डाई। दैट मीन्स सिंपली एक थ्योरी होती है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो अडेप्ट कर पाएगा एनवायरमेंट के साथ दैट विल बी एबल टू सर्वाइव, जो अडेप्ट नहीं कर पाएगा दैट विल डाई। सिंपल यही बात है। तो ये जो वेरिएशंस हैं ये हमें पिछली जनरेशन से मिलती हैं, राइट। ये म्यूटेशन जो हमारा डीएनए का कॉपिंग प्रोसेस है ये बहुत ही शॉर्ट प्रोसेस नहीं होता है। जो डीएनए कॉपी होती है तो थोड़ा सा वेरिएशंस आता है डीएनए में, वो वेरिएशन कई बार हार्मफुल भी हो सकता है अगर बहुत ज्यादा म्यूटेशन हो जाती है या बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाते हैं, और अगर थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं तो कई बार वो वेरिएशंस हमें हेल्प भी करते हैं, राइट। तो कुछ ऐसे ट्रेट्स होंगे जो आपके पेरेंट्स में नहीं होंगे पर आप में है वो ट्रेट्स। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? कुछ ऐसी चीजें होंगी, आप पूरी तरह अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं होंगे, कुछ ऐसी चीजें होंगी, कोई ऐसा आप में वेरिएशन आया होगा जो आपके ना फादर में है ना मदर में है पर वो आपके में है, राइट। तो ये कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कि मेरा ब्लड ग्रुप जो है, जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, मैं ओ नेगेटिव हूँ, ना मेरे फादर ओ नेगेटिव है ना मेरी मदर ओ नेगेटिव है, पर मैं ओ नेगेटिव आई हूँ। तो कुछ डिफरेंट आया है, मेरे में कुछ वेरिएशन हो गया था, तो ऐसे कुछ चेंजेस है। तो ये इनको हम वेरिएशंस कहते हैं। अब ये जो वेरिएशंस हैं ये तो नेचुरली होते हैं, पर हम ह्यूमन बींग्स तो हम लोग काफी दिमाग दौड़ाते हैं, वी आर लाइक साइंटिस्ट। तो हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं वो प्लांट्स में और एनिमल्स में दे कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग एंड दे कीप ऑन इंजेक्टिंग दीज वेरिएशन। हम लोग आर्टिफिशियली ये वेरिएशन इंड्यूस भी कर सकते हैं, राइट। इनको इंड्यूस किया जा सकता है। आपको एग्जांपल देती हूँ, आपने 9th में पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स में कोई पर्टिकुलर जीन इंजेक्ट किया जाता है, राइट। तो आपको प्लांट्स का एग्जांपल देती हूँ, हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें एक प्रोसेस होता है जेनेटिक मैनिपुलेशन, जीएम क्रॉप बनती है, जिससे मैंने आपको पिछली बार भी एग्जांपल दिया था। तो जैसे कि कॉटन की एक वैरायटी है उसको हम बीटी कॉटन कहते हैं, ठीक है। दिस बीटी कॉटन इज डिफरेंट फ्रॉम दी नॉर्मल कॉटन वैरायटी। जो नॉर्मल कॉटन की वैरायटी है उससे बीटी कॉटन डिफरेंट है, क्योंकि ये जो बीटी कॉटन है ये एक जेनेटिकली मैनिपुलेटेड क्रॉप है। इसका मतलब इसके अंदर हमने हाइब्रिडाइजेशन किया है, मतलब इसके जीन में, इसके डीएनए में हमने थोड़े से चेंजेस लाए हैं और वो चेंजेस हमने बाहर से इंजेक्ट किए हैं, राइट। तो इस बीटी कॉटन को कैसे बनाया गया है, जो नॉर्मल कॉटन का प्लांट था उसका सेल है, सेल में से डीएनए निकाला गया, उस डीएनए के अंदर एक दूसरे बैक्टीरिया का जीन निकाला। बैक्टीरिया का पूरा डीएनए नहीं निकाला, बैक्टीरिया का एक जीन निकाला। जीन मतलब एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का जीन निकाला। सपोज उस बैक्टीरिया का एक कैरेक्टर ये था कि वो डिसीज रेजिस्टेंट था, उस पर बीमारियों का असर नहीं होता था। तो हमने क्या किया, उस बैक्टीरिया के डीएनए में से एक फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए निकाला, मतलब कि एक जीन निकाला। वो जीन का कैरेक्टर क्या था, डिसीज रेजिस्टेंट वाला जीन था। वो जीन हमने इस कॉटन प्लांट के डीएनए के अंदर इंजेक्ट कर दिया। मतलब कि हमने क्या किया, हमने वेरिएशन ला दिया डीएनए के अंदर, हमने क्या किया, म्यूटेशन कर दिया, चेंजेस कर दिए। अब जो नई वैरायटी आएगी उसके अंदर ये जो जीन है ये उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। तो जो न्यू कॉटन वैरायटी आई उसको हमने नाम दिया बीटी कॉटन। और उस बीटी कॉटन के अंदर खासियत क्या है, वो डिसीज रेजिस्टेंट है, राइट। तो दिस वाज द एग्जांपल फॉर प्लांट। तो वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो हम ये वेरिएशंस हैं नेचुरली तो ह्यूमन बींग्स में होती हैं, और अभी तक ह्यूमन बींग्स में वेरिएशंस इंजेक्ट नहीं करते हैं, इट इज नॉट लीगल। एनिमल्स में करते हैं और प्लांट्स में करते हैं। अभी ह्यूमंस में एज सच ये बहुत ओपनली एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते हैं। तो इनको हम वेरिएशंस कहते हैं। ये वेरिएशंस हमारे लिए यूजफुल भी होती हैं कई बार, राइट। और दूसरी बात, ये हमें हेल्प करती है टू सर्वाइव इन दिस एवर चेंजिंग एनवायरमेंट। हमारा एनवायरमेंट चेंज हो रहा है। अब आप कोरोना का एग्जांपल ले सकते हो। कोरोना एटमॉस्फेयर के अंदर है, राइट। अर्थ पे कोरोना इज लाइक वेरी एक्टिव दीज डेज, ठीक है। अब क्या होगा, वो ह्यूमन बींग्स जो कोरोना को रेजिस्ट कर पा रहे हैं, मतलब कि उनके डीएनए में कुछ ऐसा है या वो उसको रेजिस्ट कर पा रहे हैं, उसका असर नहीं हो रहा है। सी इट इज वेरी इम्पॉसिबल, वेरी मच इम्पॉसिबल कि बहुत से लोग होंगे जो कोरोना वायरस के कांटेक्ट में आए होंगे पर उनको असर नहीं हुआ उसका,
राइट? आपने सुना होगा एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स, राइट? तो और कई बार तो एसिम्प्टोमेटिक भी नहीं, किसी को पता भी नहीं चला है कोरोना आपके कांटेक्ट में आया और आपको उसने कुछ नहीं किया, वो चला गया, ठीक है? दैट मीन्स आप लोग क्या है, आपको अंदर जो जीन था, जो एक कोई कैरेक्टर आपको आया होगा जो इस कोरोना के लिए इस पे ज्यादा असर नहीं हो पा रहा है, मतलब कोरोना का आपके ऊपर ज्यादा असर नहीं हो पा रहा है। दैट मीन्स कोई वेरिएशन आपके जीन में ट्रांसफर हुआ, पीछे से आ रहा है, बहुत पीछे से, आपसे एंसेस्टर से आ रहा है, उसने आपको मदद किया किसमें, इस एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करने में, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, राइट? एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, कोरोना वायरस इज एवरीवेयर, तो आपने इस एनवायरनमेंट को क्या किया, अडेप्ट कर लिया। आप समझ पा रहे हैं? तो वो लोग जो कोरोना वायरस के साथ कांटेक्ट में आने के बाद भी बीमार नहीं होंगे, दे विल बी एबल टू सर्वाइव, दैट मीन्स दे आर अडेप्टिंग द एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट। दैट मीन्स वेरिएशंस जो है हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं, राइट? आगे चलते हैं। See, this diagram will not come in exam. This is just for understanding, right? कि जो डीएनए कॉपी होता है उसमें अलग डीएनए क्यों बनता है, राइट? जो कॉपी हो रहा है डीएनए वो अलग क्यों है, क्योंकि एक स्ट्रैंड तो पुराना आया पर जो नया दूसरा स्ट्रैंड है वो बिल्कुल नया बना है। That is why we are not replica of our parents. We are identical. We are not identical to them. We are just similar to them. Similar क्यों है, क्योंकि एक जो स्ट्रैंड है वो तो पेरेंट्स से ही आया है, तो हम थोड़े से सिमिलर होते हैं कुछ कैरेक्टर्स, ठीक है? अब ये जो रिप्रोडक्शन है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल मींस इट इज नॉट इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स क्या होते हैं? गैमीट्स क्या होते हैं? हमारे जो सेक्स सेल्स होते हैं, दैट मींस जो मेल और फीमेल में सेक्स सेल्स होते हैं उनको हम गैमीट्स कहते हैं। और ये गैमीट्स कहाँ बनते हैं? हमारे जर्म सेल्स में। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, मैं दोबारा बता देती हूँ। हमारी बॉडी में दो तरीके के सेल्स होते हैं। If you want, you can write down. We have two types of cells. We have somatic cells. Sorry. We have somatic cells and we have germ cells. Right? So these are the two types of cells which are in our body. ये हमारी बॉडी में होते हैं। और जो प्लांट्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनके अंदर भी ये दो टाइप के सेल्स होते हैं। और जो प्लांट्स सिर्फ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनके अंदर सिर्फ सोमैटिक सेल्स होते हैं। सोमैटिक सेल्स सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले ऑर्गेनिज्म में होंगे एंड दे विल मेनली लीड टू द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, या ग्रोथ में, एनिमल की ग्रोथ में हेल्प करेंगे। पर जो जर्म सेल्स हैं दे विल हेल्प यू रिप्रोड्यूस, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगे। एंड दे आर मेनली प्रेजेंट इन दी गोनाड्स। गोनाड्स क्या होता है, आप ये भी लिख लीजिए, गोनाड्स क्या होता है। जर्म सेल्स आर ओनली प्रेजेंट इन दी गोनाड्स। गोनाड्स आर दी सेक्स ऑर्गन्स। जो सेक्स ऑर्गन्स होती हैं उनको गोनाड्स कहते हैं। अब देखिए, अब आप 10th में आ गए, आपको ये टर्म्स पता होने चाहिए, राइट? तो सोमैटिक सेल्स वो सेल्स हैं जो कि बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। और सोमैटिक सेल्स में कौन सा डिवीजन होगा? सिर्फ माइटोटिक डिवीजन, ठीक है? दूसरा है हमारे जर्म सेल्स। जर्म सेल्स सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में सोमैटिक सेल्स ही प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जर्म सेल्स हमारे सिर्फ गोनाड्स में प्रेजेंट होते हैं। और गोनाड्स क्या होते हैं? हमारे सेक्स ऑर्गन्स। अगर हम मेल्स की बात करें तो टेस्टीज आर दी गोनाड्स, और अगर हम फीमेल्स की बात करें तो ओवरीज आर दी गोनाड्स। तो ओवरीज और टेस्टीज के अंदर जो सेल्स हैं उनको हम जर्म सेल्स कहते हैं। और इनके अंदर मायोसिस होता है, दैट मीन्स मायोटिक डिवीजन होती है। और सोमैटिक सेल्स हमारी बॉडी में, बाकी रेस्ट ऑफ दी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और इनमें सिर्फ माइटोटिक डिवीजन होता है। और ये ग्रोथ में हेल्प करते हैं, रिपेयर में हेल्प करते हैं, हमारी हाइट जो बढ़ती है, ऑर्गन्स डेवलप होती हैं, राइट? ये सब सोमैटिक सेल्स के डिवीजन से होती हैं, ठीक है? Now next we'll start with detail in with asexual reproduction. Now asexual reproduction, firstly it doesn't involve the fusion of gametes. इसमें gametes का fusion नहीं होता है and only one parent is there. तो अगर एक parent है तो दो fusion का मतलब तो खत्म ही हो गया, right? Just one parent is involved. Another thing, ये plants में भी होता है और कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ एनिमल्स भी हैं, कुछ लोअर एनिमल्स हम कहेंगे, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया है, यीस्ट है, उनके अंदर भी होता है।
और इसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और बहुत सारे मीन्स हैं जिससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, जैसे कि बड फॉर्मेशन से, फ्रैगमेंट्स बनने से. यू विल स्टडी दिस इन डिटेल. तो सिमिलर, बस इसमें ये क्या है कि जो इसमें बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है, parent is one, single parent is involved. Secondly, no fusion of gametes is there as only one parent is being involved here. Thirdly, इसमें the offspring that are being formed, जो young generation आ रही है, the offspring जो बन रहे हैं, they are clones of their parents. They are exactly similar to their parents. इसमें हम कह सकते हैं that they are exactly similar to their parents. They are exactly replica of their parents. तो हम उनको कहते हैं clones. तो asexual reproduction में जो offspring आती हैं उनको हम clones कहते हैं, because सबसे पहली बात mitotic division होता है और they are exact copies. थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है, पर that variation is negligible. जो डीएनए कॉपिंग में जो वेरिएशन आता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, एंड इट इज नॉट एट ऑल विजिबल. जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उसमें विजिबल नहीं होगा, इसलिए वी विल कॉल देम एज क्लोन्स, राइट. सो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस तो पॉसिबल नहीं है एज देयर इज नो फ्यूजन हैपनिंग है. सिर्फ माइटोटिक सेल डिवीजन अकर होती है, मतलब कि जो माइटोटिक सेल है, जो सोमैटिक सेल्स हैं, दे विल मल्टीप्लाई एंड दे विल cut off from the parent plant in some of the ways, like by bud formation or by fragment formation, etc. Right? And it is a very quick method of replication. Right? Sexual reproduction is a slow method, and this is a very quick method of replication. Now, the daughter organisms or the offspring, जो offspring form हो रहे हैं, daughter organism mean जो offspring form हो रहे हैं, they are genetically identical to the parent. They are exactly clone of their parents. They are absolutely similar to their parents, right? अब ऐसा है, जो मैंने आपको बोला था कि डीएनए कॉपिंग में थोड़ा सा जो चेंजेस आते हैं, पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो वेरिएशंस बहुत माइन्यूट होते हैं, बहुत माइन्यूट, नेग्लिजिबल ही होते हैं, और वो जस्ट जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उसमें हार्डली विजिबल होते हैं. तो इसलिए जो न्यू जनरेशन है वो बिल्कुल क्लोन ही होती है अपने पेरेंट्स का, राइट. Let's start with modes of reproduction. First is fission. Now fission जो है, it is of two types, binary fission and multiple fission. Binary means the body is dividing into two parts, right? Binary means two parts. Multiple means that the body is dividing into multiple parts, right? Many parts. So we'll start with binary fission first. Now this is the fission process is only possible in unicellular organism. जनरली ये जो स्पेशलिटी होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की होती है, जैसे कि बैक्टीरिया और बहुत सारे प्रोटोजोन्स होते हैं, तो उनके अंदर ही होती है, एंड ऑल दीज आर यूनिसेलुलर, राइट. सो विल टेक अप एग्जांपल ऑफ अमीबा हियर. यू कैन सी द डायग्राम. अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यू कैन सी द न्यूक्लियस हियर, right, and it has different organelles like this, right. Now these projections that you can see, these projections, they are called pseudopodia. Remember, छोटी क्लासेस में पढ़ा है आपने. These projections are called these projections are called pseudopodia. Okay, so these projections are called pseudopodia. Now once the amoeba becomes an adult, जब एक amoeba adult स्टेज पे पहुंच जाता है, तो क्या होता है, it starts replicating, starts multiplying, and it multiplies through the mode of asexual reproduction, and that too by binary fission. That means it divides itself into two parts. तो कैसे start करता है? Initially the first thing that starts multiplying is the nucleus. न्यूक्लियस मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है, एंड वी कॉल इट एज कार्योजेनेसिस. आप लिख सकते हो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है उसको हम कहते हैं कार्योजेनेसिस. This is called karyogenesis. That means the nucleus has started dividing. Nucleus has started dividing, and once the nucleus start dividing, you can see this constriction here. This constriction, this is the constriction I'm talking about. Now, once the nucleus divide, the constriction starts developing. Now, constriction is the first step for the division of the cytoplasm. Now, once the constriction is there, the cytoplasm divides. The cytoplasm starts dividing, and this process is known as cytokinesis.
This is called cytokinesis, and this is also called, I'm sorry, this is not genesis, this is also kinesis. This is also uh, kinesis. Okay, so once the nucleus divides, it is called karyokinesis. Once the cytoplasm divides, it is called cytokinesis. And then two different organisms are being formed, and these two offsprings, or we can call them as two daughter cells, they are exactly clone of their parent. They are exactly similar to their parent. Why they are similar? Because there is no fusion of gametes. Gametes का fusion नहीं हुआ है. तो एक ही डीएनए था, वो ही डिवाइड हुआ है, राइट. सो थोड़ा बहुत जो डीएनए जो उसने डिवाइड होना शुरू किया था, उसमें थोड़ा बहुत जो चेंजेस आए होंगे, दैट इज नेग्लिजिबल. ज्यादा चेंजेस कब आएंगे? जब दो अलग डीएनए का फ्यूजन होगा, तब मेजरली ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं. पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एज देयर इज फ्यूजन ऑफ, एज देयर इज नो फ्यूजन, so there are hardly any changes. So the daughter cells that are being formed, they are exactly clone of their parents. So they are exactly similar to their parents. And this is called binary fission, as two organisms are being formed here. Okay, the next is multiple fission. We have example of this. Now, multiple fissions, we have, we have to start with this. Yes, we have binary fission, few more examples here. We have example of Paramecium, Leishmania, and Euglena. Now, these are the organisms, they are protozoans. Leishmania causes a famous disease called Kala Azar. And Euglena and Paramecium, they are freshwater unicellular organism. They are easily found in fresh water. Paramecium also and Euglena also. And they divide longitudinally. You can see that this amoeba has divided in a transverse section, right? Transverse means like this. It has divided transversely. But the protozoans, they will divide longitudinally. So this is Paramecium. It will start dividing. This will also divide transversely only from center like this. The same procedure, the nucleus will start dividing first, constriction will start happening, and then it will divide into two different daughter cells. And this is again happening transversely. But Euglena and Leishmania, they will divide longitudinally. That means like this. Procedure is same. They have these flagella like structures also. They will also start replicating. Nucleus will start dividing first, which is called karyokinesis, and after the nucleus has divided, the constriction start developing in this region. In this region, the furrow is being formed. So this is the region of constriction in case of longitudinal division. So here the constriction will develop and it will divide into two organisms, right? And this is called cytokinesis, because the cytoplasm is dividing, right? Again, in Leishmania is the same thing. This is the organism. It will divide longitudinally, that is like this. The nucleus will start dividing first and then the cytoplasm, right? And the furrow formation will start from here. So this is the region of constriction in this case, Leishmania, right? So you can see two organisms are being formed. Okay, so this was about binary fission. We have multiple fission also. Multiple fission bhi hota hai, and that is happening in case of Plasmodium. Now, Plasmodium is again a protozoan. ये भी एक protozoan होता है, and it causes a famous disease called malaria. Malaria का जो causative organism है, that is Plasmodium only, right? So, and it is carried by a vector called female Anopheles. फीमेल एनोफिलस मस्किटो जो होता है, वो अपनी बॉडी के अंदर इस प्लाज्मोडियम को, विच इज अ प्रोटोजोन, उसको कैरी करता है, राइट? तो सारे जो फीमेल एनोफिलस हैं, व्हेन दे विल बाइट यू, यू विल नॉट बी सफरिंग फ्रॉम मलेरिया. ओनली दैट फीमेल एनोफिलस which is having plasmodium inside its body, that mosquito can cause malaria, right? Now this plasmodium, it is a protozoan and it divides by multiple fission. You can see this is the Plasmodium. It is this unicellular organism. You can see this single nucleus. Now, once it becomes an adult, it starts forming various kind of nucleus. That means it starts multiplying its nucleus. And all this process is happening when it is enclosed in a cyst. Can you see a cyst?
Now cyst is a like it's like a protective covering. एक protective covering होती है, and ये covering तब तक रहती है जब तक कि condition जो है वो favorable नहीं हो जाती है. जब तक unfavorable condition होती है तब तक ये cyst बनी रहती है, right? जैसी कंडीशन फेवरेबल होती है ये cyst क्या होती है, ब्रेक कर जाती है, और ये जो मल्टीपल न्यूक्लियस हैं they will come out and each nucleus will develop into a new organism. So you can see multiple fission is taking place from this single organism which is having a single nucleus. Multiple nucleus are being formed, and each nucleus, after being split from this portion, each nucleus develops a kind of little cytoplasm around it. ऐसा नहीं है सिर्फ न्यूक्लियस ही इंजेक्ट कर जाएगा, जैसे ही ये बर्स्ट होगा हर न्यूक्लियस अपने अराउंड एक साइटोप्लाज्म भी लेगा साथ में, और फिर वो यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, रिलीज हो जाएगा. Each will develop into a new organism. So this is known as multiple fission, and this is happening inside human body also. एक diagram, this is the diagram that is in your NCERT, multiple fission in Plasmodium. Now this is the diagram, because as I've already told you that female Anopheles, it injects this Plasmodium inside humans and causes a disease called malaria. जब ये मलेरिया हमारी बॉडी के अंदर कॉज करता है, तो ये जैसी ये जो प्रोटोजोन है जैसी ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पहुंचता है, तो सबसे पहले कहाँ जाता है, लिवर सेल्स में जाता है, राइट? पहले लिवर सेल्स में जाता है, उसके बाद ये अल्टीमेटली हमारी ब्लड स्ट्रीम का पार्ट बन जाता है. जब ये हमारे ब्लड स्ट्रीम का पार्ट बन जाता है, तो जो इस पर्टिकुलर प्लाज्मोडियम का जो फेवरेट रिसाइडिंग एरिया है, जो उसको जहां उसको रहना पसंद है, दैट इज आवर रेड ब्लड सेल्स. ये ह्यूमन बॉडी के रेड ब्लड सेल्स को काफी पसंद करता है, तो उनके अंदर जाके उनको इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है. तो जो आप अभी देख रहे हैं, जो आपके एनसीईआरटी में डायग्राम है, दिस इज एक्चुअली आरबीसी. ये एक आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, इसलिए यहाँ पे एरिथ्रोसाइट्स लिखा है, और ये इस एरिथ्रोसाइट्स के अंदर चले जाता है. ये जो प्लाज्मोडियम है, दिस इज हाउ इट इन्फेक्ट्स, दैट इज हाउ इट कॉजेज द इन्फेक्शन. जो आपको इन्फेक्शन होता है, मलेरियल इन्फेक्शन होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि ये आपके लिवर को टारगेट करता है, और लिवर के एंटर करने के बाद ये आपके आरबीसीज के अंदर उनको इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है. तो ये जो डायग्राम है ये वही है, ये प्लाज्मोडियम है जिसने अपने आप को आरबीसी के अंदर आते ही मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया. अब जब ये अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, इसका मतलब क्या है, इट हैज स्टार्टेड कॉजिंग इन्फेक्शन. अब इसने इन्फेक्शन करना शुरू कर दिया. आया तो वो एक ही था, जो मस्किटो ने उसको इंजेक्ट किया था तब तो वो सिंगल था, पर जैसी वो उसको फेवरेबल कंडीशन मिला, उसको लिवर सेल्स मिला, फिर उसमें आरबीसी मिला, तो इट हैज स्टार्टेड मल्टीप्लाइंग इनसाइड द आरबीसी, और आरबीसी के अंदर वो मल्टीप्लाई करेगा, और जब ये पूरी तरह डेवलप हो जाएगा तो उस आरबीसी को बस्ट कर देगा. दैट आरबीसी विल बस्ट, वो बस्ट कर देगा और ये सारे रिलीज हो जाएंगे पूरी बॉडी में. दैट मीन्स उस टाइम में मलेरिया इन्फेक्शन कितना बढ़ जाएगा, क्योंकि पूरे ब्लड के अंदर अब क्या होंगे, प्लाज्मोडियम होंगे. That is how the infection increases, right? So this is the case. The next is fragmentation. I'll take your doubts in the next session. थोड़ा सा यही पूरा कर लेती हूँ मैं. Fragmentation is another way of asexual reproduction, and it is taking place in certain organisms. सारे organisms में नहीं होता है. So we will take example of Spirogyra here, as it is given in your NCERT. Spirogyra, it is an algae first of all. It is an algae, it has chloroplast in it, so it can photosynthesize. उसके अंदर chloroplast होता है, तो वो photosynthesis भी कर सकता है. It is an algae, it can prepare its own food by the process of photosynthesis. अब when this Spirogyra, it is the structure of Spirogyra is such that it is present in fragments form. Fragments की form में. Can you see? This is one fragment, this is another fragment. So this is present in fragment form. And inside this fragment, we have a nucleus, and we have these spirally arranged chloroplast. We call them as spiral chloroplast because their arrangement is in spiral way, right? Now, when this Spirogyra, it matures, right? When it becomes an adult, so it starts breaking into pieces. तो ये जैसी mature हो जाता है, it starts breaking into pieces. और वो कहाँ से break करता है? From this region called septa. सेप्टा एक रीजन होता है, वहां से ये अपने आप को क्या कर देता है, ब्रेक करना शुरू कर देता है. एंड इट डिवाइड्स इनटू टू फ्रेगमेंट्स, राइट? सो वन फ्रेगमेंट हैज डिवाइडेड इनटू टू फ्रेगमेंट्स, एंड व्हेन दीस टू फ्रेगमेंट्स विल मैच्योर, they will divide into two fragments, so we'll have 4 fragments. So this is how it reproduces. This is a mode of asexual reproduction,
and it is not seen in many organisms. It is a very rare sight to see, and it is a specialty of Spirogyra, which is an algae. Then we have regeneration. Regeneration is seen in very lower animals like planaria. आपने 9th में पढ़ा था planaria के बारे में. तो lower animals planaria में होता है. It is also seen in hydra. Hydra में भी होता है. Hydra is again a lower animal. What is the meaning of difference between lower animal and higher animals? Higher animals में आपके जो mammals होते हैं, right? Mammals, they will come in higher animals, right? Including humans. But the lower animals like we have planaria, we have balanoglossus, ये जो हमने पढ़ा था डाइवर्सिटी चैप्टर में, तो जो स्टार्टिंग के एक दो फाइलम होते हैं दे आर पार्ट ऑफ लोअर एनिमल्स. ऐसी प्लांट्स में भी होता है. ब्रायोफाइट्स, दे ऑल आर लोअर प्लांट्स. और एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं, एंजियोस्पर्म से स्टार्टिंग होती है हायर प्लांट्स की. और जो एंजियोस्पर्म से नीचे वाले प्लांट्स होते हैं, जो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, ये सब क्या होते हैं? लोअर प्लांट्स. ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन होता है दोनों में, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि अब आप बायो पढ़ रहे हैं. हायर एनिमल्स एंड लोअर एनिमल्स, लोअर प्लांट्स एंड हायर प्लांट्स. Now regeneration is, we have to study about planaria in this case. Session will end any moment. I'll see you in next session now.